रेडियो एक्टिविटी में हम लोग कई तरह के इमिशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है, बीटा पार्टिकल इमिशन होता है, फिर गामा पार्टिकल इमिशन होता है ना। तो ये सारे इमिशन को हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा पार्टिकल इमिशन के बारे में। अल्फा पार्टिकल इमिशन का जैसे मतलब बताया था कि अल्फा पार्टिकल एक डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो डाउटर न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा। जैसे मान लिया कि ये एक न्यूक्लियस है ना, तो इस न्यूक्लियस में सपोज जेड प्रोटॉन है और ए जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो गया, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक दूसरा न्यूक्लियस बनेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मास नंबर 4 होगा और एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो न्यूक्लियस बनेगा डाउटर न्यूक्लियस, तो इसमें प्रोटॉन नंबर होना चाहिए Z-2। यहाँ पर Z था, इसमें से 2 तो यहाँ चलेगा तो ये Z-2 रह गया। उसी तरह से मास नंबर की बात करें, यहाँ पर A है तो 4 तो इसमें चले गया, तो ये हो जाएगा A-4। साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्यों रिलीज होगी? क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी चेंज होता है सिस्टम में, तो हमेशा एनर्जी को कम करने के लिए होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए होता है ना। तो एक्चुअली में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रहेगी तो सिस्टम स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस डाउटर न्यूक्लियस में से दोनों में से कुछ एनर्जी जो है वो कम हो गई है, ताकि एनर्जी क्योंकि यहाँ से बाहर निकल गई, तो बाहर निकलने से एनर्जी कम होगी इनकी, तो ये जो सिस्टम है ये ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये जो पेरेंट न्यूक्लियस था ये स्टेबल नहीं था, अब उसमें से कुछ एनर्जी निकल गई तो जो डाउटर न्यूक्लियाई बने हैं ये ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन नंबर है 2 से कम हो गया और जो न्यूक्लियर नंबर है यानी जो मास नंबर है वो 4 से कम हो गया है। तो अगर इसमें मास डिफेक्ट निकाला जाए, मास डिफेक्ट इन द रिएक्शन, ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें हमें मास डिफेक्ट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, है ना, पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डाउटर न्यूक्लियाई। यहां पर 2 डाउटर न्यूक्लियाई है, एक ये है और एक ये है। तो पेरेंट न्यूक्लियस इसका जो मास होगा, इसमें हमें न्यूक्लियस का मास निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो X एटम है, एटम के मास में से Z इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे, तो ये पेरेंट न्यूक्लियस का मास आ जाएगा माइनस। अब यहां पर 2 डाउटर न्यूक्लियस है, तो अगर इसका मैं निकालूं, इसके न्यूक्लियस का मास निकालूं, तो इसके न्यूक्लियस का मास आएगा My, मतलब Y जो भी एटम है उसके एटॉमिक मास में से Z-2 इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर देंगे। अगर Z-2 प्रोटॉन है तो Z-2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करेंगे एटम के मास में से, तो न्यूक्लियस का मास रह जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया इस डाउटर न्यूक्लियस का मास, माइनस ये भी एक डाउटर न्यूक्लियस है, इसका मास निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हीलियम एटम का मास में से 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इस अल्फा न्यूक्लियस जो है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है या हीलियम न्यूक्लियस है, उसका मास आ गया। तो ये आया मास डिफेक्ट। इसमें आप देखेंगे कि इसमें से ZMeA और ये जो है ZMe, ये भी यहाँ पर माइनस ZMe है, और ये दोनों मिला करके प्लस ZMe हो जाएगा। तो ये और ये मिला करके इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा Mx माइनस My माइनस MHe, है ना। ये अल्फा पार्टिकल का मास है, यानी अल्फा न्यूक्लियस का मास है,
ये जो डाउटर न्यूक्लियस है उसका मास है और ये पैरेंट न्यूक्लियस का मास है। तो मास डिफेक्ट तो आ गया। तो ये जो एनर्जी है हम लोग ये निकाल सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इन द इक्वेशन, और कह सकते हैं इन द रिएक्शन Q इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो मास में जो डिफरेंस आया है, मतलब कि उतनी एनर्जी जो है यहाँ से उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकल गई होगी। अब अगर ये माना जाए कि जो सारी एनर्जी है वो इन दोनों डाउटर न्यूक्लियाई को काइनेटिक एनर्जी देने में लग गई, ठीक, तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी वो हम चेक करेंगे, है ना। लेट ऑल द रिलीज्ड एनर्जी का यहां पर मतलब है Q से, इज यूज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जीज टू डाउटर न्यूक्लियाइस। यानी कि जो Y है और जो अल्फा पार्टिकल है उन दोनों काइनेटिक एनर्जी देने में ये सारी एनर्जी खर्च की गई है, ऐसा हम लोग मान कर चल रहे हैं। ये कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये माना कि ये जो पैरेंट न्यूक्लियस था ये रेस्ट पर था और इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी जब मिलेगी तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 था क्योंकि ये रेस्ट पर था, और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे y का मोमेंटम प्लस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, यानी इसका मोमेंटम, ये कुल मिलाकर 0 होना चाहिए। तो यहां से ये कहा जा सकता है कि py इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जब बस डायरेक्शन इनका जो है वो अपोजिट होगा, है ना। ये कहा जा सकता है अगर एक इधर भागेगा तो एक उल्टा भागेगा, जिससे कि नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पर था। तो ये तो हो गया मोमेंटम। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसको मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, है ना। जैसे k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, तो उसी तरह से v को मोमेंटम मीटर में लेके यहां से देखेंगे तो p स्क्वायर बाई 2m आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअली में q के बराबर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हमने माना कि सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने में लग गई। तो मैं लिखूंगा अगर y का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसका मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ y प्लस अल्फा पार्टिकल का मास, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो p अल्फा का स्क्वायर बाई 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हो गया। चूंकि यहां से दोनों का मोमेंटम बराबर आया है तो मैं ऐसा करता हूं, इसको भी p मान लेता हूं, इसको p मान लेता हूं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2my प्लस p स्क्वायर बाई 2m अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीज्ड एनर्जी है Q, है ना, ये जो Q है इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं p स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन लेंगे, 1 बाई my प्लस 1 बाई am अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर बाई 2, इसमें हम लोग LCM ले लेंगे तो ये आएगा am अल्फा प्लस my डिवाइडेड बाई am अल्फा इंटू my, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर p स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू फाइंड किया जाए तो ये आ जाएगा q इंटू am अल्फा इंटू my डिवाइडेड बाई am अल्फा प्लस my, ये आ गया p स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू। अब अगर हमें इंडिविजुअल न्यूक्लियाई का, जैसे कि ये अल्फा न्यूक्लियाई है, ये y न्यूक्लियाई है, अगर इनका काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखेंगे
यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी है ना, या ये है। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, है ना, तो यह आया था p²/2m अल्फा। तो p²/2m अल्फा, p²/2 की जो वैल्यू है यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा qm अल्फा इंटू my डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस my। ये तो हो गया p²/2 की वैल्यू और नीचे एक m अल्फा है ना। तो यहां से m अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं, तो k अल्फा आ गया q इंटू my को मैं लिख सकता हूं a-4, my का मतलब हो गया a-4, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसका मास लिखेंगे, मास या मास नंबर a-4 आएगा कुछ, और m अल्फा जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास अगर निकालना हो तो 4 लिखा जाएगा, है ना। तो q my के जगह पर a-4 रख दिया, डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करना है, m अल्फा है 4 और my है a-4, है ना। तो देखेंगे यहाँ से ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी आई ये हो गया q a-4 डिवाइडेड बाई a। ये अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसी तरह से अगर y जो न्यूक्लियस है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आएगा q इंटू 4 डिवाइडेड बाई a, है ना, ये आ जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y के लिए निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो p²/2my, p²/2 की वैल्यू यहां से रखेंगे और नीचे my, तो my ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो q m अल्फा जो 4 है और नीचे m अल्फा प्लस my करेंगे तो वो a के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ से देखने से क्या लगता है कि अगर अपना जो पेरेंट न्यूक्लियस फिक्स्ड है तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी फिक्स्ड होगी, है ना। अगर पेरेंट न्यूक्लियस फिक्स्ड होगा तो मास नंबर उसका फिक्स्ड होगा, मास नंबर फिक्स्ड होगा, ये पूरा रिएक्शन भी फिक्स होगा, Q भी फिक्स्ड होगा, यानी अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स्ड होगी, ठीक। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि चूंकि अल्फा पार्टिकल जो है एक चार्ज पार्टिकल होता है जिस पर +2e चार्ज होता है ना। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता है तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ऐसा हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो अगर चूंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां से निकलने चाहिए, है ना, सबकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होगी। तो ये जिस सर्किल में घूमेगा यहां से छोड़ने पर उस सर्किल का रेडियस फिक्स्ड होना चाहिए, ये होता है mv डिवाइडेड बाई qv। ये मोमेंटम है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल पर होता है 2e इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा। तो अगर चूंकि ये पेरेंट न्यूक्लियस मैंने कहा कि फिक्स्ड कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड हो जाएगी, मास तो फिक्स्ड है ही अल्फा पार्टिकल का, है ना। तो इनफैक्ट ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स को जो कि इस रिएक्शन से इमिट हो रहे हैं, डिफरेंट अल्फा पार्टिकल को एक ही जगह से छोड़ा गया, तो वो एक ही पाथ पर नहीं चल रहा बल्कि डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहे हैं। ये रेडियस जो है ये फिक्स्ड है, मतलब सारे रेडियस नहीं आते हैं, कुछ फिक्स्ड रेडियस ही आ पाते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन में कुछ जो है कुछ गड़बड़ है ना। तो इसलिए एक इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि जब यहां पर ये अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो ये जो वाई न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया हो सकता है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में गया हो, है ना। तो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। जब वहां से डी एक्साइटेड होता है तो कुछ फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है
वो फोटॉन्स जो होते हैं उनको गामा पार्टिकल कहा जाता है। जैसे मैं ये रिएक्शन को फिर से लिखता हूं, ये है X, ये हो गया Y, ये अल्फा पार्टिकल हो गया और Q एनर्जी है। तो इसमें ये जो Y जो निकलता है अल्फा इमिशन में, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, स्टार लगाया मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में है। जब ये डी एक्साइटेड होता है तो डी एक्साइटेशन में जो है ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो कि फोटोन के फॉर्म में होता है, उनको हम लोग कहते हैं गामा पार्टिकल, है ना। अब देख सकते हैं कि जो गामा पार्टिकल है इसकी एनर्जी कई सारी हो सकती है। जैसे वाई जो है अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हो सकता है n=1 में गया हो, n= ग्राउंड स्टेट है, n=2 में जा सकता है, n=3 में जा सकता है, किसी भी n में जा सकता है ना। तो अलग अलग रिएक्शन में, जबकि एक ही पैरेंट न्यूक्लियस है, डिफरेंट रिएक्शन में जो एक्साइटेड स्टेट है वो डिफरेंट हो सकता है 2 में गया हो तो 2 से जब वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो इस गैप के एनर्जी के बराबर होगी। अगर इस वाले एक्साइटेड स्टेट में चला गया था तो आएगा तो ज्यादा एनर्जी का गामा फोटोन रिलीज करेगा। अगर और हायर एक्साइटेड स्टेट में गया था तो जो गामा एनर्जी रिलीज करेगा ये वो और बड़ी एनर्जी होगी। तो ये जो गामा पार्टिकल है इसकी एनर्जी फिक्स नहीं है ना, इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब इसमें से हमने तो ये माना था कि सारी एनर्जी जो रिलीज हुई थी यहां से वो सारी क्यू के फॉर्म में थी, लेकिन हमने यहां क्या देखा, कुछ एनर्जी गामा पार्टिकल के पास चली गई। तो अब इस रिएक्शन की जो एनर्जी होगी वो तो Q माइनस ई रह जाएगी यहां पर, है ना। अब इतनी एनर्जी ही जो है काइनेटिक एनर्जी देने में लगेगी, क्योंकि इतना तो गामा पार्टिकल लेके चला गया। तो अब देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, अब हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब Q के जगह पर Q माइनस ई लिखेंगे, जहां पर E जो है इस गामा पार्टिकल की एनर्जी होगी। तो K अल्फा आएगा कुछ इस तरह से, Q माइनस ई इंटू A-4 डिवाइडेड बाई A। उसी तरह से जो Y न्यूक्लियाई है अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो Q माइनस ई इंटू 4 डिवाइडेड बाई A। इसी फॉर्मूले में Q के जगह पर Q माइनस ई रख दिया, है ना। तो अब K अल्फा जो है एक्चुअली में वेरी करेगा, क्योंकि E जो है ये वेरी कर रहा है। डिफरेंट गामा पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है ना, इसलिए K अल्फा डिफरेंट हो सकता है। K अल्फा डिफरेंट होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पाथ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो गामा पार्टिकल है, क्योंकि डी एक्साइटेशन से ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये जो एनर्जी गैप है वो भी फिक्स्ड होता है। क्योंकि ये वाली एनर्जी गामा पार्टिकल की एनर्जी कुछ फिक्स्ड एनर्जी ही हो सकती है, इसलिए Q माइनस ई की वैल्यू भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएगी। अगर Q माइनस ई फिक्स्ड आएगी तो K अल्फा के भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू जा सकते हैं, और इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू आ सकता है। इसीलिए ये कुछ फिक्स्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर ही ये ट्रेवल करता है। सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं आते, कुछ फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये हो गया, ये होगा, इसके बीच में कोई रेडियस वाला पाथ नहीं आएगा। फिर ये हो गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बीच में कोई डिफरेंट रेडियस वाला पाथ नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से जो है अल्फा इमिशन होता है, और अल्फा इमिशन के साथ साथ में गामा पार्टिकल का इमिशन भी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि गामा पार्टिकल जो है एक्चुअली में फोटोन है। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होता है तो उस स्टेट में कुछ फोटॉन्स रिलीज होते हैं, और वही फोटोन जो है यहां पर गामा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन के बाद अब हम लोग देखेंगे बीटा पार्टिकल का इमिशन। बीटा पार्टिकल इमिशन में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन, एक बीटा पार्टिकल और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। तो कहा जा सकता है इन बीटा इमिशन a neutron breaks to produce a proton, a beta particle। ध्यान रखना है कि बीटा पार्टिकल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड एन एंटी न्यूट्रिनो।
मैंने बताया था कि जब भी न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ चूंकि एक न्यूट्रॉन टूट रहा है, उस केस में एक एंटी न्यूट्रिनो जो है ये प्रोड्यूस होगा। तो अगर इस रिएक्शन को लिखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है जिस पर चार्ज होता है 0 और मास होता है 1, है ना। जैसे यहाँ भी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये एक्चुअली में चार्ज लिखा है और यहाँ पर मास लिखा है ना। तो उसी तरह से जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता तो चार्ज 0 और मास 1 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं, या mn के बराबर कह सकते हैं, mp के बराबर कह सकते हैं, है ना। तो एक न्यूट्रॉन जो है ये टूटता है और टूट करके जैसा कहा कि एक प्रोटॉन बनाता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +e, है ना, तो 1+ कर सकते हैं, और मास इसका भी 1 होता है, यानी इसका मास क्योंकि बराबर होता है, ठीक है। और एक बीटा पार्टिकल लिमिट होता है। बीटा पार्टिकल को जैसे मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है -e, अगर इस पर +e था तो इस पर -e होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिलेटिव 0 माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, तो इसका मास हमने 0 कर दिया। और एक जो है ये एंटी न्यूट्रिनो का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये जो है ये है एंटी न्यूट्रिनो, और ये जो है एक्चुअली में ये बीटा पार्टिकल है। तो देख सकते हैं कि इसमें चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ कंजर्व होता है। जैसे यहाँ पर 0 चार्ज था, यहाँ भी चार्ज देखेंगे +1 और -1 0 हो गया। मास था 1, इधर भी 1 0 1 रह गया। तो चार्ज ही, मास भी, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ये आता है एंटी न्यूट्रिनो। अगर इसको हम लोग न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखें, एक रिएक्शन जैसा, तो कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई X न्यूक्लियस था जिसमें Z प्रोटॉन थे और A न्यूक्लियंस थे, तो इसमें से अगर एक बीटा इमिशन होता है तो एक दूसरा डाउटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा Y। इसमें क्या देखेंगे कि अगर चूंकि एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन बनता है, तो प्रोटॉन बनने का मतलब चार्ज तो बढ़ गया। प्रोटॉन यहाँ पर Z थे तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, यानी Z+1 प्रोटॉन हो जाएंगे। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इसलिए कि एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस हो गया। ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है नंबर का, ठीक। तो एक न्यूट्रॉन घटा लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ भी गया, तो टोटल ए जो है उतना ही रह गया, जबकि प्रोटॉन नंबर जो है बढ़ गया है। एक न्यूट्रॉन टूटा है, पहले जितने प्रोटॉन थे उतने तो है ही, एक न्यूट्रॉन टूटने से एक प्रोटॉन और बना है, तो ये प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। प्लस बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस कर सकते हैं यही वाला इलेक्ट्रॉन के जगह पर, और एक एंटी न्यूट्रिनो है ना। तो अगर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर हमें मास डिफेक्ट निकालना हो तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। मास डिफेक्ट का मतलब हुआ जो पैरेंट न्यूक्लियस है उसके मास में से डॉटर न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे। तो पैरेंट न्यूक्लियस का मास आएगा, इसके एटम में से जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके मास को माइनस कर देंगे। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करने से न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो ये पैरेंट न्यूक्लियस का मास हो गया, माइनस ये डॉटर न्यूक्लियस है, इसका मास निकालेंगे तो इसका एटम में से Z+1 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे, Z+1 इंटू ME, ये हो गया। साथ में ये जो बीटा पार्टिकल है इसका भी मास होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो एक उसका भी मास को माइनस करेंगे। ये भी प्रोडक्ट में है, यानी डॉटर न्यूक्लियस के जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें से भी देखेंगे कि यहाँ पर ये -ZME है, ये Z+1 और -1 ये मिल करके ये भी Z के बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला मिल करके इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो मास डिफेक्ट बचेगा ये आएगा mx माइनस my, ये मास डिफेक्ट आ गया। तो जो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। रिलीज्ड एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m c², इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो बीटा इमिशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा प्लस इमिशन या पॉजिट्रॉन इमिशन के बारे में, है ना। इसमें होता क्या है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन खुद के एटम से कुछ एनर्जी लेता है और एनर्जी लेकर के एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है और साथ में जो है एक न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है ना। तो इस प्रोसेस में मतलब कि इन बीटा प्लस इमिशन a proton takes energy from its own atom and produces a neutron, a positron, positron का मतलब बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल एंड अ न्यूट्रिनो। जैसा कि पहले बताया कि जब जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तब तब एक न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर कहा जाए तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1 और मास भी 1। ये कुछ एनर्जी लेता है और एनर्जी लेकर के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0 लेकिन मास 1 लिखा जा सकता है। एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है, पॉजिट्रॉन यानी बीटा प्लस पार्टिकल कर सकते हैं। इस पर चार्ज जो है +1 होता है, इसका मास 0 लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हमने 0 लिया था क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रिलेटिव में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो इसका भी मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक। और प्लस साथ में एक न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो का सिंबल है, न्यूट्रिनो, है ना। तो जैसा कि बताया न्यूट्रिनो के पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास नहीं होता, सिर्फ रिलेटिव मास होता है। एक तरह से ये फोटोन है ना। न्यूट्रिनो कह लें या एंटी न्यूट्रिनो कह लें, दोनों ही फोटोन होते हैं, उनके पास केवल एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम लोग न्यूक्लियस या एटम के फॉर्म में लिखें, जैसे कि कोई एक्स जो है पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें Z प्रोटॉन है और A नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अगर ये कुछ एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर के डॉटर न्यूक्लियस Y में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसमें हमने क्या देखा कि एक प्रोटॉन कम हो रहा है ना। तो प्रोटॉन कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो Z है वो कम हो जाएगा पहले से, जबकि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रोटॉन कम हुआ तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है। एक प्रोटॉन कम हुआ लेकिन एक न्यूट्रॉन बन गया तो मास नंबर कुल मिला को उतना ही रह गया, है ना। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बीटा प्लस पार्टिकल भी लिख सकते हैं या जो कहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, प्लस न्यूट्रिनो, ये हो गया। अब इस रिएक्शन में अगर हमें मास डिफेक्ट निकालना हो तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए पेरेंट न्यूक्लियस के मास में से डॉटर न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे। तो इसका जो मास है वो लिखा जा सकता है mx, यानी एटम का मास माइनस Z इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। तो ये हो गया x न्यूक्लियस का मास माइनस ये जो डॉटर न्यूक्लियस है y, इसका मास जो है ये आएगा my माइनस Z माइनस 1 me, यानी Z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का मास। इसमें Z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके एटम में से इतने इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे तो न्यूक्लियस का मास रह जाएगा माइनस ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मास भी होता है रेस्ट मास, मतलब जिनका रेस्ट मास है उन्हीं के लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये एक पॉजिट्रॉन का मास भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो ये आ जाएगा mx माइनस my माइनस 2me, ये मास डिफेक्ट आ गया। तो अगर इसमें हम लोग एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा m इंटू c², है ना। अब जिस तरह से हमने ये रेडियो एक्टिविटी के 2-3 प्रोसेस देखे, जैसे अल्फा इमिशन, बीटा माइनस इमिशन, बीटा प्लस इमिशन, वैसे ही एक और एक्टिविटी होती है जिसको कहा जाता है के कैप्चर। के कैप्चर में
एक प्रोटॉन अपने ही एटम के अंदर K शेल के कोई सी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और उससे कंबाइन होकर के एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है ना। ये एक बहुत ही रेयर प्रोसेस है। इट इज अ रेयर प्रोसेस in which a proton captures an electron from K shell of own atom and produces a neutron and a neutrino। जब जब कोई न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो साथ में न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है ना। जैसे कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटॉन है और ये हो गया जैसे K शेल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन कैप्चर करता है, न्यूक्लियस के अंदर ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन होकर के एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1 मास 1, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 और मास इसका लेते हैं 0, है ना। और ये मिल करके बनाते हैं एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, देख सकते हैं +1 और -1 0 हो गया। मास जो होता है इसका 1 होता है, 1 + 0 1 हो गया, मास कंजर्व रहा। और जब एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो साथ में एक न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है ना। अगर इसमें हम लोग मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालें तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें से डॉटर न्यूक्लियस का मास को माइनस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कोई एटम है X, इसमें Z प्रोटॉन है और A जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, तो ये किसी अपने ही इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद किसी डॉटर न्यूक्लियस Y में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि एक प्रोटॉन गायब हुआ है और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। तो प्रोटॉन गायब होने से क्या होगा, एक प्रोटॉन नंबर या चार्ज गया है कम हो जाएगा। तो यहाँ Z था प्रोटॉन नंबर, यहाँ पर Z-1 हो जाएगा। क्योंकि एक प्रोटॉन गायब होकर के एक न्यूट्रॉन बन गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो उतना ही रह गया, तो ये हो जाएगा A और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आएगा, है ना। तो इसमें अगर हमें मास डिफेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियस है इसका मास निकालेंगे। इसके एटम में से Z इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर देंगे, इसके न्यूक्लियस का मास आ गया माइनस ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, अगर इसका मास निकालना हो तो इसके एटम के मास में से Z-1 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर देंगे, है ना। तो इस तरह से मास डिफेक्ट आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि ये जो मास डिफेक्ट है ये आएगा mx माइनस my माइनस AME, एक AME जो है रह जाएगा, ये ZME और ये ZME कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है माइनस AME रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस तो माइनस रह जाएगा। ये मास डिफेक्ट हो गया तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं डेल्टा mc²। से ध्यान रखना है कि हर इमिशन में कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि सिस्टम जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी कहीं ना कहीं घट रही होगी, एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर जा रही होगी।